उनसे का अपना एक गवर्नर होता था। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के बाद क्या चेंज हुआ ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो था वो था गवर्नर ऑफ बंगाल, बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, दूसरा जो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो वे जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे उनका नाम था गवर्नर हेस्टिंग्स। और इसकी बात करें तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स बनाई गई ताकि गवर्नर जनरल की सलाह दे सके। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या दे सकते थे, सलाह दे सकते थे। तो बंगाल को बनाया गया सबसे मुख्य प्रेसिडेंसी और बॉम्बे भी मद्रास को उसकी अथॉरिटी के अधीन कर दिया गया इन मैटर्स ऑफ वॉर और डिप्लोमेसी। ठीक है, अब इस एक्ट को क्यों पास किया गया एक बार हम ये भी समझ लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बहुत करप्ट और अनरेगुलेटेड हो गया था। बंगाल में 1765 के बाद से कंपनी को दिवाली रैट्स राजस्व वसूली का के अधिकार मिल चुके थे, जिससे भी प्रशासनिक भूमिका निभा रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार महसूस किया कि भारत में कंपनी को रेगुलेट, जो कि नियंत्रण करना जरूरी है। ये पुलिस जानकारी से याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि एक्ट का नाम क्या है, रेगुलेटरी एक्ट 1773। इसमें एक पोस्ट बनाई जो था गवर्नर जनरल बेंगल। सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की बनाई गई, एडवाइस गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। और कंसर्न प्रेसिडेंसीज, कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज को वो कंसर्न कर सकते थे, वो थे बॉम्बे एंड मद्रास इन फॉरेन अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड फॉर इंडियन एविडेंस, सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1957 को बेसिकली उसमें क्या प्रोवाइड किया। ऑप्शन ए पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश, ऑप्शन सी क्रिएशन ऑफ टू डोमिनेंट्स इन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। कमेंट करके आंसर बताते जाए, उसके बाद हम डिटेल में इस ऐप के बारे में समझेंगे। और मैंने ऑलरेडी इस पे डिटेल वीडियो बना के रखी है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको देख सकते हैं। इन केस अगर आप उसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो मैंने अपने इंस्टाग्राम फेसबुक 2-3 चैनल के लिंक्स डाल के रखे हैं, आप वहां पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो एक्ट था वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और ये पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को, और ये फोर्स में आया था 15 अगस्त 1947 से। इस एक्ट को क्यों पास किया गया था इस बार हम ये भी समझ लेते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया था, आर्थिक और राजनीतिक और सैन्य रूप से भारत में आजादी की मांग बहुत तेज हो चुकी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, नेवल 1982, 1946 और एसेट्रा। कम्युनल कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी थी जो कि डायरेक्ट एक्शन 1946। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि अब भारत को आजाद करना ही बेहतर होगा। मेरे फ्यूचर्स की बात करें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को सबसे पहला था कि इंडिया को 2 डोमिनेंस में बांटा गया। सबसे एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। दोनों अलग अलग सेकंड के देश रहेंगे, जो कि डोमिनेंस का मतलब है देश। ठीक है, तो दर्जा दिया जाएगा। सभी लेकर के ब्रिटिश को खत्म हो गया, सोवरेनिटी ट्रांसफर की गई है। अब भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से स्वतंत्र है। ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी अब समाप्त हो गई। ठीक है, ट्रम्प का यहाँ पर गवर्नर जनरल बने हेड ऑफ स्टेट, जो कि उस टाइम के लिए टेम्पररी था। दोनों देशों के पास अब अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। ब्रिटिश monarch के प्रतिनिधि थे जो थे, इंडिया के लिए जो बने थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटन, और पाकिस्तान के लिए जो बने थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है,
मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे वो मुस्लिम लीग के लीडर थे। तो फिर वो ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की अथॉरिटी समाप्त हो गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया या पाकिस्तान के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज इंडिया और पाकिस्तान को अपने अपने संविधान बनाने की पूरी आजादी दी। के लिए 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही दोनों देशों में लागू रहेगी एज इंपीरियल कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि प्रिंसिपल स्टेट्स का स्टेटस 562 प्रिंसिपल स्टेट्स में ब्रिटिश सुजेनिटी से मुक्त है। उन्होंने तय करना था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होंगे या स्वतंत्र रहेंगे। मतलब जितने भी 562 प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनके पास ऑप्शन है कि चाहे तो वो भारत के साथ मिल सकते थे या चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ मिल सकते थे और या तो अपनी खुद का ही एक स्टेट बना सकते थे। मोस्ट स्टेट्स ज्वाइन इंडिया बट सम बहुत सारे स्टेट्स थे वो उन्होंने इंडिया में ज्वाइन करनी थी। कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, जैसे कुछ स्टेट्स थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या किए थे, क्रिएट किए थे। Seventh point है सिविल एंड मिलिट्री डिवीजन। गवर्नमेंट सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एसएस सब इंडिया और पाकिस्तान में बराबर बांटा गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया of a constituent assembly was first proposed that. Sorry, the Indian Constituent Assembly was first proposed by option A Mahatma Gandhi, option B M.N. Roy, option C Jawaharlal Nehru, and option D B.R. Ambedkar. ये जो क्वेश्चन है यहाँ से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कितना टाइम लगा और क्या क्या चीजें उसमें ऐड हुई, ये सारी चीजें अभी ये क्वेश्चन वहां से फर्स्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन देखा था वो देखा था हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बहुत एक्ट बने थे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस थे हमने पहले उसके बारे में बात की। ठीक है, अब हम आएंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो मैंने बना दिया है, चाहे उस पर एक बार देख सकते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या फीचर्स क्या क्या चीजों को ट्रेन करती है, जिसमें हम बेसिकली 16 फीचर्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं जो कि है 11th क्वेश्चन, जो कि बात करते हैं आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज बुक। जो आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए उसको पहली बार किसने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है एम एन रॉय। जिनका पूरा नाम था मनाभेंद्र नाथ रॉय। was the first person to propose the idea of a constituent assembly in 1934। इन्होंने तब ये आइडिया को प्रपोज किया था, इन्होंने किया था 1934 में। ठीक है, पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1934 में पास किया था। कहाँ पे पास किया था, वो था वाइल एसोसिएटेड विद कम्युनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, आइडिया जो था उनका ये था कि इंडिया नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बाय imposed बाय द ब्रिटिश। उनका ऐसा मानना था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए ताकि वो अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एक बना सके, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इम्पोजिशन हो या ब्रिटिशर्स कोई भी चीजों को बनाए या किसी भी चीजों को मतलब कोई भी लॉ उनके थ्रू वो इम्पोज करे इंडिया को, मतलब बगैर वाले। बस मुझे भी क्यों प्रपोज किया गया था, ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, मैं ये समझती हूँ। उस समय ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रही थी, वो सारे कानून ब्रिटेन ने ही ब्रिटिश ही बनाते थे। एम एन रॉय
ने कहा कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। यह विचार बहुत क्रांतिकारी, जिसको कि हम इंग्लिश में revolutionary, हाँ, तो उस समय पूर्ण भारतीय को संविधान बनाने का अधिकार नहीं होता था। जनता डेवलपमेंट से बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में इस विचार को अपनाया और फिर 1940 में ऑगस्ट ऑफर के दौरान ब्रिटिशर्स ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का विचार स्वीकार किया। ब्रिटिशर्स ने कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रस्ताव था वो तब एक्सेप्ट किया था 1940 में जो ऑगस्ट ऑफर हुआ था। ठीक है। अंततः कैबिनेट मिशन प्लान 1936 के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन हुआ। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी 1946 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान के थ्रू या कौन से एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है,